नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट की जर्नी में अगले पॉडकास्ट की तरफ। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने लगातार 2 वैकेंसी में अपनी यहाँ पर सफलता प्राप्त की है। और हमारे साथ मौजूद हैं कोटपुतली के नज़दीकी गांव बानसूर से पूजा तिवारी जी। सीधा इन्हीं से जानते हैं कि इनकी कौन कौन सी परीक्षाओं में इन्होंने सफलता हासिल की है, क्या संघर्ष इनका रहा है, आगे की क्या योजनाएं हैं और एक अभ्यर्थी को किस रूप से तैयारी करनी चाहिए कि वो एक समय होता है तैयारी का, उसी के अंदर उनको सफलता प्राप्त हो सके। पूजा जी, स्वागत है आपका। एक बार अपना परिचय आप यहाँ पर दे दीजिए। मेरा नाम पूजा तिवारी है और मैं कोटपुतली बहरोड से तो हूँ ही और बानसू से बिलोंग करती हूँ। और तैयारी के दौरान की जो भी बात आप मेरे से पूछना चाहते हैं वो पूछिए आप। तो सबसे पहले तो आप यह बताइए कि आपने जो एग्जाम्स यहाँ पे क्रैक किए हैं 2, उनका नाम आप बता दीजिए। एक तो मैंने वरिष्ठ अध्यापक जो संस्कृत की जो परीक्षा हुई थी 2024 वाली, उसमें 137वीं रैंक से सिलेक्शन लिया है। और साथ साथ जो संस्कृत डिपार्टमेंट की जो 3rd ग्रेड की जो लेवल 2 वाली परीक्षा हुई थी, उसमें मेरा 39वीं रैंक के साथ सिलेक्शन भी हुआ है। तो इन दोनों ही परीक्षा में तो आप मतलब कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि आप यहाँ पर अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे थे और उसी क्रम में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलने वाली है, जितना मुझे पता है। सबसे पहले आपको बधाई, आपके परिवार को बधाई और हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आप कितने समय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे? देखिए, मेरी जर्नी मैं अगर बोलूँ तो 2022 से शुरू है। 2022 से और अब तक आप लगा सकते हैं कि 5 साल हो गए मेरे को पढ़ते पढ़ते। और 5 साल किसी भी अभ्यर्थी के लिए बहुत कुछ मायने रखते हैं। तो यही बोलूँगी कि भी 5 साल लगे मेरे को किसी भी एग्जाम आखिर को सफलता मिली है। हाँ जी, समय लगा लेकिन आखिर आप उस मंजिल तक पहुंच गए जहाँ जिसके लिए आप यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल। तो एक चीज़ है, मुख्य रूप से मैं भी जानना चाहूँगा कि लड़की होने के नाते तैयारी में क्या क्या असफलताएं आपको देखने को मिली? जैसे कि कुछ बार होता है कि फैमिली ही सपोर्ट नहीं करती। हाँ जी। आपके साथ ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरे पापा जैसे सपोर्टिव कोई नहीं है मेरे लिए। मेरे मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा है इनके लिए, क्योंकि वो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरे पापा बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से हूँ मैं, कृषक ही हैं मेरे पापा। कोई ऐसे हम कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, मैं यही कहूँगी बस। फैमिली ने पूरा सपोर्ट आपको किया है। बिल्कुल। तो आपने इस जो जर्नी रही आपकी, इसमें आपने सेल्फ स्टडी की या फिर कोचिंग की सहायता ली? जी, मैंने कोचिंग की। जैसे कोचिंग तो बहुत सारी थी, लेकिन मैंने जो कलाम एकेडमी है उसकी ऑफलाइन स्टूडेंट रही। मैंने 2 साल उसमें कोचिंग भी की है। उसके बाद मैंने 2 साल खुद सेल्फ स्टडी की, क्योंकि सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। किसी भी कोचिंग से आप पढ़ो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क ये पड़ता है कि भाई आप सेल्फ स्टडी कितनी करते हो, कितना कर पा रहे हैं। हाँ, लेकिन कलाम का कंटेंट अच्छा लगा मेरे को। तो जैसे आप 2nd ग्रेड का सब्जेक्ट क्या था आपका? संस्कृत रहा है मेरा। संस्कृत। और जैसे 3rd ग्रेड तो हुई आपका अलग से जी। एक मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जैसे आपकी एक बार मुझे क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, एक बार बता दीजिए। देखिए, मैंने मतलब ग्रेजुएशन तो मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट थी, तो मैंने बीए किया है। और एमए मैंने संस्कृत से की। फिर बीएड भी मैंने यहाँ बानसूर से ही की है। और तो बाकी कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। लेकिन जैसे मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, ये 2nd ग्रेड इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो 2nd ग्रेड के लिए आपके पास में बीएड क्वालिफाई आप होने चाहिए, बीएड आप पास होने चाहिए। 3rd ग्रेड की बात करें तो राजस्थान में एक रीट एग्जाम देना पड़ता है, वह आपका पास होना चाहिए। बीएसटीसी का आपके पास में डिप्लोमा लेवल 1 के लिए होना चाहिए और बीएड के लिए आपके पास में लेवल 2 के लिए आपके पास में बीएड का डिग्री होना चाहिए। ठीक, यही बात सही है जी। तो मैं यह भी जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने तैयारी की, कोचिंग से तैयारी की, तो आपका जो पढ़ाई का रूटीन कैसे है? कोचिंग का भी मैनेज करना, खुद जहाँ पे बाहर रह रहे हैं घर से उस समय को मैनेज करना, और फिर उसके बाद में सेल्फ स्टडी भी बता रहे हैं आप, तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? देखिए, पता है कोचिंग का जो टाइम होता था वो 6-7 घंटे का मिनिमम होता ही है। तो फिर 6-7 घंटे जैसे हम 2 बजे जाते थे और 8 बजे के समथिंग ऐसे आते थे। तो उस टाइम 8 बजे आके, भैया ऐसा तो है नहीं कि 8 बजे आते ही कोई पढ़ने लग जाएगा। उसके बाद हम 10 बजे से पढ़ने लगते थे। जैसे मेरी भी रूममेट, मेरी बहन भी रही हुई हैं, वो भी तैयारी कर रही हैं। तो हम 10 बजे से पढ़ते थे दोनों, लगभग 1-2 बजे तक पढ़ते थे हम ऐसे। फिर सुबह उठते थे, जैसे 8 बजे उठ गए, 7 बजे भी उठ जाते थे। और फिर तब लगातार 1 बजे तक पढ़ लेते थे, 11 बजे तक भी पढ़ लेते थे। मूड के अकॉर्डिंग पढ़ते थे। कि आपने पता था सिलेबस कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है। सिलेबस बहुत ज़रूरी है। सिलेबस को लेकर मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि काफ़ी विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता है, सिलेबस को पढ़ते ही नहीं है,
सीधा किसी ने सजेस्ट कर दिया किसी गाइड को पढ़ना है, हाँ। ठीक उसी से सोच लेते हैं कि यहाँ पे नौकरी संभव है, ऐसा है क्या? देखिए कई लोग पढ़ते हैं जो कि ये सबसे गलती है उनकी। पहले हमें देखना चाहिए कि भाई टॉपिक क्या है, और कई बार तो एग्जामिनर कुछ टॉपिक्स में नॉर्मल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और हम उन क्वेश्चन पे जैसे किसी भी टॉपिक को इतनी गहराई से भी नहीं पढ़ना है और इतनी ज़्यादा ऊपर ऊपर से भी नहीं पढ़ना है। जैसे देखना है कि भाई इस टॉपिक में से एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, और ये चीज़ हमें तब पता लगती है जब हम पिछले प्रश्न पत्र को देखते हैं, उनके सेट को देखते हैं। और लगभग एक विद्यार्थी को हमेशा 50 से 100 क्वेश्चन रोज़ अटेम्प्ट करने चाहिए। तो यानी प्रैक्टिस मायने रखती है यहाँ बिल्कुल। पर। एक जैसे इम्पोर्टेंट आपने बताया कि भी प्रैक्टिस तो मायने रखती है। किसी विद्यार्थी को जैसे बेसिक से आज से शुरू करना हो, जैसे आपका ही पॉडकास्ट देखने के बाद किसी को तैयारी शुरू करनी है जी। क्योंकि भविष्य में वैकेंसी भी, चलो कोई नहीं, यहाँ पे कोई अभी बीएड में ही क्वालिफाई कर रहा होगा आदमी या पेयरिंग होगा और उसको तैयारी करनी है, तो जैसे वो तैयारी करने के लिए बैठेगा तो उसके पास में अभी कौन से ऐसे सोर्सेज होने चाहिए कि उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे लेके आगे अब मुझे तैयारी यहाँ पे शुरू करनी है? देखिए जो शुरू में जो पढ़ते हैं उनके लिए सबसे मेन है कि वो कल्चर को उठाएं, क्योंकि कल्चर से हम जुड़े हुए हैं और कल्चर वाले सब्जेक्ट को हम आसानी से ग्रैंड कर लेंगे, तो हमारी कॉन्फिडेंस वो होता है, बूस्ट होता है कि भाई हमें ये चीज़ तो आती है। क्योंकि हम राजस्थान से हैं तो हमारे कल्चर से तो हमें परिचित होना ज़रूरी भी है। तो कल्चर के बाद अपन हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री भी अच्छी सब्जेक्ट है। जिनकी जो रुचि है, जैसे कि कई लोगों की जैसे ज्योग्राफी में रुचि होती है, तो उस अकॉर्डिंग आप पहले वही सब्जेक्ट उठाएं जिसकी आपकी रुचि है। और बीएड वालों को तो विशेष तौर पर साइकोलॉजी में पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनके सब्जेक्ट भी आते हैं साइकोलॉजी में और उनके साथ साथ वो तैयारी भी अच्छा साइकोलॉजी बीएड में भी रहता है सब्जेक्ट? हाँ जी बिल्कुल होता है। है, तो ये वैकेंसी में भी रहता है? हाँ जी। तो यानी साइकोलॉजी एक अहम रोल यहाँ पे निभाता है जी। एक मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे सेकेंड ग्रेड एग्जाम के लिए जैसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करें, ये तो फर्स्ट पेपर हो गया, एक सेकंड पेपर हो गया जो विषय का रहेगा। तो फर्स्ट पेपर को लेकर कहीं कुछ क्राइटेरिया, काफ़ी लोग फर्स्ट पेपर में 40% के क्राइटेरिया तक नहीं पहुंच पाते। जी। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये है कि हम क्या करते हैं कि बहुत सारे मटेरियल को इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि गलत बात है। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना है, एक ही चीज़ को आपको 50 बार पढ़ना है। मैं मानती हूँ कि भाई उस चीज़ में से सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन सारे तो करने भी नहीं है। उसमें से अगर किसी पूरे 100 नंबर के प्रश्न पत्र में से अगर आपको 50 क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप 50 ही करें, 51वें पे मत जाएं, क्योंकि नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे कि जिनके 40% सही हो रहे हैं, 41% सही हो रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन हो रहा है। बिल्कुल। तो यानी कि एक्यूरेसी मायने रखती है, आपके सही रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नेगेटिव, जैसे पहली बार कोई तैयारी करता है विद्यार्थी, उसको पता ही नहीं होता है कि कितने सही करने हैं कितने गलत करने, तो एवरेज एक नंबर आप बताना चाहें, जैसे 150 नंबर का कोई पेपर है जी, सेकंड ग्रेड का पेपर कितने नंबर का होता है? जी जीके का तो 100 क्वेश्चन आते हैं जो 200 नंबर के हो गए, और जो सब्जेक्ट वाला होता है वो 150 क्वेश्चन यानी 300 नंबर हो गए। तो जैसे 150 नंबर वाले क्वेश्चंस में हम सब्जेक्ट के लेकर बात करें तो कितने क्वेश्चन उसको लगभग तो इतने तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए सेफली? ये पेपर पे डिपेंड करता है। जैसे हाँ जैसे कि भाई पेपर प्रश्न पत्र अगर बहुत इजी आया है तो भाई आपको आने ही चाहिए, 130-132 तो आने ही चाहिए। इतने क्वेश्चन तो हर एक विद्यार्थी को, सब्जेक्ट वालों को आते भी हैं और आने भी चाहिए। अगर पेपर थोड़ा हार्ड है तो आप मानेंगे कि 120 भी अगर कोई करके आता है ना तो उसका हो जाता है। लेकिन मैं इस चीज़ में एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे अभी हाल ही में कुछ वैकेंसी ऐसी हुई जो टीचर से रिलेटेड थी, यहाँ पे सिलेबस तो समान था, समय से पहले ही सिलेबस प्रोवाइड हो जाता है डिपार्टमेंट्स के द्वारा, लेकिन अब भी यहाँ पे क्या हुआ कि पेपर का पैटर्न बदल गया जी, पेपर काफ़ी हार्ड देखने को मिले, यानी कि 40% क्राइटेरिया नहीं पहुंचा, वैकेंसी खाली चली गई। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे शायद एक फर्स्ट ग्रेड का पेपर था, पॉलिटिकल का शायद 6 लोग ही पास हुए थे। बिल्कुल। उसके बाद से ये सिलसिला जारी हुआ, बाकी लोगों में पास ही नहीं हो रहे अभ्यर्थी। तो अभी जैसे अभी जो तैयारी कर रहे हैं उसको इस बदलते पैटर्न पे अभ्यर्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको अगर पैटर्न बदला हुआ आए या फिर नॉर्मल पैटर्न आए तो आपको तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए कि आपको समझ में आ जाएगा पेपर वहाँ पे? क्योंकि अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन अब ऐसे आ रहे हैं कि आपको चारों ही क्लियर होने चाहिए, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आंसर क्या निकालना है। देखिए जब अपन पढ़ते हैं ना तो जैसे कि कई बार ऐसे होता है कि जैसे हम एक टॉपिक लेके चलते हैं, जैसे दुर्ग का टॉपिक हमने ले लिया, उसमें फर्स्ट ग्रेड में ऐसा हार्ड क्वेश्चन आया कि वो किसी को अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है वो अटेम्प्ट करने की, कि वो किसी भी नोट्स में या फिर किसी भी कोचिंग में वो था ही नहीं, ना ही किसी बुक में भी। अगर आप इतने एक टॉपिक को अभी ना हार्डली पढ़ नहीं सकते, तो अगर ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करने की कोशिश करें कि भाई जो आप नहीं कर सकते हैं
आप नहीं कर सकते तो दूसरा कैसे करेगा? आप ये सोचिए कि आप 2-3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो बिल्कुल अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होते ना, उनको छोड़ने ही बेहतर है। और अपन 100 क्वेश्चन नहीं देखते, और शुरू के जो 2 पेज होते हैं उनको देख के घबरा जाते हैं कि भई ये तो आ ही नहीं रहा, वो तो आ ही नहीं रहा। लेकिन मेरे हिसाब से उसको छोड़ के आप ये देखिए ना कि आपको पीछे वाला आ रहा है, आप उनको साइड में कीजिए। अगर मैं मानती हूँ कि जो तैयारी करते हैं ना, 2 साल जिन्होंने तैयारी की है, उनको 100% 50 क्वेश्चन आते होंगे। बिल्कुल हाँ, आते होंगे। बेसिक तो जो चाहिए हाँ, वो तो रिक्वायरमेंट तो पैटर्न कैसे बदलता है, नहीं बदलता, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपकी तैयारी अच्छी है, आपको वो टॉपिक के बारे में जानकारी है, तो आप करेंगे। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। चलो ये भी अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और सबसे ज़्यादा सवाल मुझे पिछले कुछ समय में इसी को लेकर देखने को मिले। पूजा जी, एक सवाल और यह आ रहा था, जैसे कि काफ़ी विद्यार्थी तैयारी करते हैं, जी। लेकिन काफ़ी विद्यार्थी कोचिंग की तरफ जाते हैं, काफ़ी विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करते हैं, घर से ही पढ़ाई करते हैं या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। लेकिन आज के समय में खुद को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें एक सोशल मीडिया भी आता है जो कि हमें काफ़ी रिलैक्स महसूस करवा देता है कि कुछ समय के लिए, तो कि लेकिन थोड़े समय बाद में उसकी गिल्टी भी होती है कि यार इतना समय मैंने वेस्ट कर दिया। एक पढ़ाई करने वाले बच्चे को सोशल मीडिया से दूरी कैसे हो, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के समय में ना सोशल मीडिया से दूरी किसी भी विद्यार्थी को संभव ही नहीं है। मैं खुद भी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई थी, लेकिन बस ये है कि जब अपन पढ़ते हैं ना, तब उस टाइम आप फ़ोन को स्विच ऑफ करें। देखिए, आपके घर वालों को पता है कि भई आप पढ़ने गए हैं, कोई दिक्कत का विषय है नहीं, उन सबको पता है, परिवार को पता है, आपके फ्रेंड्स को पता है, तो बाकी किसी को जानकारी देने की आवश्यकता है नहीं। तो आपको उस टाइम क्या करना है कि भई ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़ोन को, भई आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, बीच में 1-2 बार खोल के देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 मिनट देख ली, लेकिन आप 7-8 घंटे सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें, तो ठीक रहेगा। तो यानी कि टाइम मैनेजमेंट तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में भी हमें करना ही होगा। हाँ, बिल्कुल करना और पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा कि सोशल मीडिया आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए पढ़ाई के लिए। आप पहले प्रायोरिटी क्या है, आप उन चीज़ों को कवर करें, उसके बाद में आपके पास समय बचता है, लगता है कि थोड़ा सा रिलैक्स होने का मूड है अभी, तो उस टाइम आप सोशल मीडिया यूज़ करें। इतना भी नहीं कि आपको यही पता नहीं कि आपकी प्रायोरिटी को छोड़ के आप सोशल मीडिया को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो वो थोड़ी गलती हो जाती है। एक चीज़ मैं यह जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने तैयारी की, जी। अभी आपने 3rd ग्रेड भी प्राप्त कर लिया, 2nd ग्रेड भी प्राप्त कर लिया, जी। अभी आगे के लक्ष्य क्या है? आगे मेरे को असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है। ज़्यादा तो मेरे दिमाग में ये है कि भई असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, लेकिन मैं प्रशासनिक सेवा की भी तैयारी करूँगी, दोनों ही दिमाग में है। यानी कि आप टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसे नेट क्वालिफाई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आपने ट्राई किया? बस अभी दिसंबर वाला है, उसका वेट है। बस अभी तक तो जो 2 जो थी जॉब, उसके लिए तैयारी कर रही थी, क्योंकि नेट का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती है। तो आने वाले समय में आप नेट की तैयारी करेंगे, जी, फिर वैकेंसी आएगी तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाएंगे। जी। चलो, हमारी शुभकामनाएं इसके लिए तो आपके साथ हैं ही, और भविष्य में अगला इंटरव्यू हम कोशिश करेंगे कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने बाद में भी हम यहाँ पर साथ में करेंगे। बिल्कुल। दूसरी चीज़ मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जैसे क्या गलती आपने की इस जर्नी के दौरान जो आप दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे? गलती ये है कि ऐसी मेरी कोई, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ये है कि मैंने, मेरी फैमिली है ना, उनसे कम बात की है। इन तैयारी के दौरान मैं फैमिली से बात ही नहीं करती थी। और क्या होता है कि कभी-कभी आपकी फैमिली में कई मेंबर हैं, जैसे बुज़ुर्ग होते हैं या फिर फैमिली होती है, उनसे बात करना ज़रूरी है। आप 2 मिनट निकालिए, 4 मिनट निकालिए, कुछ भी कीजिए, अगर आप दूर रहते हैं तो आपकी फैमिली से बात कीजिए। तो आपने फैमिली से मतलब कि ध्यान ही नहीं दिया, पढ़ाई को इतना प्रायोरिटी पे दे दिया। हाँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया था। हाँ, चलो ये भी सही कहा आपने, फैमिली से बातें होते रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं हाँ। स्वयं का माहौल भी थोड़ा सा ऐसा रहता है कि भी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं। जी। अगर अपन खुद सारी चीज़ें करते हैं, टॉक्सिक ऐसा हो जाता है कि माहौल व्यक्ति का अलग हो जाता है। दूसरा मैं यह जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे आपने तैयारी आपने बताई, आपने कलाम कोचिंग से तैयारी की। जी। यहाँ पे किसी कोचिंग का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं हम, हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे मैंने देखा टीचिंग लाइफ में, मतलब मैं भी काफ़ी बार सजेस्ट कर देता हूँ लोगों को कि कलाम बेस्ट है ना। हाँ वो मेरा जी। पर्सनल है, मुझे ही पता है कि मेरे चैनल पे मुझे क्या अपलोड करना है क्या नहीं है। हाँ जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कलाम सजेस्ट करता हूँ मैं तो वो सही है क्या? देखिए, कलाम सजेस्ट आप करते हो, लेकिन कुछ-कुछ मैटर में ठीक है। जैसे अगर अपन करंट जीके करते हैं, तो करंट जीके में मैं नानक क्लास की बात करूँगी। भई वो ज़्यादा अच्छे पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स भी उनकी अच्छी है। आर्थिक समीक्षा अगर आप उनकी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है। साइकोलॉजी में मैं बात करूँगी तो विवेक पारिक सर की बात करूँगी। विवेक पारिक सर। जी। और ऑफलाइन बात करेंगे तो जैसे ज्योग्राफी में झाझड़िया सर की बात करूँगी, और हिस्ट्री में ढाका सर की बात करूँगी। तो 2-3 टीचर तो ऐसे कलाम के मिलेंगे ही मिलेंगे आपको,
लेकिन मैं ज़्यादातर जैसे विपिन शर्मा सर हैं, उनकी भी मैंने काफ़ी क्लासेस ली हैं। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई किसी इससे एक कलाम ही का कला, योगदान रहा है। हाँ मतलब यानी सभी का है। आपने सम्मिलित रूप से आपने डिसाइड किया कि कौन से टीचर्स कहाँ पे अपने सब्जेक्ट को बेस्ट दे रहे हैं, तो जी। उसी अकॉर्डिंग आप और सेलेक्ट मेरे करते हैं। सब्जेक्ट में जेपी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं कहूँगी कि भाई वो अच्छा पढ़ाते हैं संस्कृत संस्कृत, उन्होंने पढ़ाया आपको बिल्कुल। ना। हाँ, तो संस्कृत में आपने स्कोर यहाँ पे सेकंड ग्रेड की बात कर रहे हैं कि अच्छा स्कोर आपने अच्छा प्राप्त स्कोर किया किया है, है। हाँ जी। तो जेपी सर को भी बहुत बहुत बधाई भी, आपके स्टूडेंट यहाँ पर जी। सेलेक्ट हुए हैं। एक मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आज के दौर में व्यक्ति पढ़ाई से कहीं ना कहीं दूर हो रहा है, सरकारी नौकरी चाहते सभी हैं, जी। लेकिन क्या सच में वो मेहनत कर रहे हैं इसको लेके? आपने देखा है ऐसा एनवायरनमेंट है, सभी लोग सीख कर जयपुर भाग रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो बच्चे हैं क्या वास्तव में तैयारी कर रहे हैं? देखिए, कई बच्चे तो बहुत मेहनत करते हैं, और हर एक बच्चे की अपनी अपनी आर्थिक स्थिति होती है, कुछ समय से पहले छोड़कर आ जाते हैं, तो उनका तो क्या ही कह सकते हैं कि भाई आर्थिक स्थिति की वजह से। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि किसी को भी पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए, और ज़्यादातर बच्चे पढ़ने ही जाते हैं। मैं ऐसे ही कहूँगी कि भाई कोई नहीं ये तो पढ़ता, है। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन कई कई हैं जो कि बहुत कुछ गलत चीज़ों में चले जाते अपवाद हैं। हो सकते हैं। हाँ, कुछ परसेंट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे पढ़ने ही पढ़ाई जाते के लिए हैं। जाते हैं। तो ये आपका, मैं कह सकता हूँ कि हमने काफ़ी चीज़ें आपसे जानी हैं इस जी। सेकंड ग्रेड को लेकर भी और आपकी जर्नी को लेकर भी। जी। और अंत में एक निष्कर्ष पर हम आते हैं कि आप पढ़ाई करते रहें जो भी आपने, लेकिन उससे पहले आपको एक टारगेट पता होने चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। जी। कहीं एक भीड़ वाली जो चीज़ें हैं उन सभी में से कुछ चीज़ें छाँट कर जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं, उन चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। जी। और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें तो ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आप जितना भी पढ़ा आपने, अगर वहाँ से प्रश्न आया तो आप कवर कर जाएंगे। हाँ। जो नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, वो नेगेटिव भी नहीं होगा, आपको बिल्कुल ही नहीं आता वो तो थोड़ा बहुत पढ़ते और फिर बाद में गिल्ट हो जाता है कि यार ये आता था नहीं आता था, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने तैयारी की, जी। आप अब उच्च शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं, तो इस समय पढ़ाई को मैनेज कैसे करेंगे? इस समय तो देखिए ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। ये तो चुनौती होने वाली है एक तरीके से। लेकिन उसके बाद जब भी रात को समय, जहाँ भी जब भी कहाँ कहीं भी जिसको भी समय मिलता है उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे थोड़ा आप बहुत तो निश्चित रूप से, है ना? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो एक बार मैं आपसे जानना ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो साथी सेकंड ग्रेड को अभी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जी। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट मैसेज आप बता दीजिए। मैं आपको यही कहूँगी कि अब तक आपने जो पढ़ा है ना, नए मटेरियल को न देखते हुए आप उसी को रिवीजन करें, बार बार करें, क्योंकि इसमें से 40% मतलब बिल्कुल हो जाएंगे। ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना हार्ड पेपर आएगा भी तो भी उसमें 40% हो जाएंगे, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने होते। बस ठीक है। और एक चीज़ और बता दीजिए कि जैसे आपने बताया, मैंने जितने भी पॉडकास्ट लगभग किए हैं पहले भी, जी। कहीं ना कहीं सबने मुझे ये जवाब दिया है कि कोचिंग कोचिंग सभी ने कोचिंग को सजेस्ट किया है कि वे कोचिंग कर रहे थे, मतलब जी कि हाँ। तो क्या बिना कोचिंग सिलेक्शन संभव नहीं है? बिल्कुल है, पर ये है कि जो अपन टीचर्स के सामने जो पढ़ते हैं ना, उनका अलग ही वो होता है। जैसे टीचर्स के सामने आप बहुत सारे विद्यार्थी देखते हैं आसपास, तो ऐसा लगता है कि यार कुछ करना है अपन को, लेकिन एंड में तो यही है कि आपको 1-2 साल खुद बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा। यानी कि आपको आकलन तो करना ही पड़ेगा कि कितना बिल्कुल, आपने कि पढ़ा आपको है। क्या आता है, क्या नहीं आता है। कोचिंग आप पहले कीजिए, एग्ज़ाम से 2-3 साल पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 साल तो खुद को पढ़ना ही पड़ेगा। कोचिंग को लेकर जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपसे भी जाना मैंने, लेकिन मुझे मेरा पर्सनल अनुभव ऐसा लगता है कि जैसे कोचिंग तो हम लोग कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमको कंपटीशन के दौर में डालने की आदत जैसा है कि हम एक बार ये चीज़ें समझे कि कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना नहीं पढ़ रहा है, और हम किस लेवल पे हैं अभी, हमको कितना आवश्यकता है। हाँ। अगर हम इस कंपटीशन के दौर में खुद को नहीं रखेंगे तो आई थिंक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा लेवल क्या है। जी। तो कोचिंग में अलग अलग डिफरेंट माइंड हम जब देखते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ कि पे हाँ। पता चलता है कि हमें कितनी तैयारी और आगे करनी है, लक्ष्य के प्रति अभी हमें कितना और प्रयास करना है। जी। तो काफ़ी चीज़ें आपसे सीखी हैं हमने, समझी हैं, और निश्चित रूप से हमारे जो अभ्यर्थी यहाँ पर देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, वो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर सुना है उन्होंने बारीकी से। एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि कुछ बुक्स के बारे में सजेस्ट कर दीजिए आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आप बताना चाहेंगे फर्स्ट पेपर को लेकर बता दीजिए। देखिए, करंट जीके में तो देखिए नानक पब्लिकेशन की आप बुक लेके आइए। करंट जीके में विपिन शर्मा सर की ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, और आर्थिक समीक्षा भी आप नानक पब्लिकेशन की पढ़िए, और प्लस में आप जैसे कि क्रोनोलॉजी वो भी पढ़िए। करंट जीके का बहुत महत्व होता है। फिर बाकी तो विवेक पारिक सर और ये जो टीचर्स वगैरह, कलाम का कंटेंट अच्छा है। मैंने काफ़ी कंटेंट देखे हैं,
उत्कर्ष का भी ठीक है, मतलब ऐसा बुरा नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक लेवल पे होता है ना कि इतना ही पढ़ना है, तो टेस्ट सीरीज लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। टेस्ट की तरफ जाइए। बिल्कुल। और कोई बुक आप अपनी मर्जी से देखिए, देखिए बुक को मैं सजेस्ट नहीं करूँगी आपको, जो बुक मतलब जो बुक आपको ऐसे समझ में आती है कि भी ये ईजी है, इसको मैं पढ़ सकता हूँ, रखना नहीं है, बस पढ़ना है, तो वो पढ़िए आप। ऐसे कोई एक बुक के निश्चित नहीं समय है। कर लीजिए कि इस बुक को मैं इतने समय में हाँ जी। फ्री कर दूंगा, क्योंकि आप यही सोचे कि इसी बुक से सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ तो ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि आपको और चीज़ों पे पढ़ना चाहिए। जी। तो बिल्कुल ये काफ़ी जानकारी आपने हमें प्रोवाइड करवाई है। निश्चित रूप से हम सभी लोग इसको आकलन करेंगे, और जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सभी भी आपके इंटरव्यू को देख के निश्चित रूप से थोड़ा सा जोश उनको आया होगा, और आने वाले समय में अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। और ऐसे ही और पॉडकास्ट आपको आने वाले समय में इसी चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। आपका भी नंबर आ सकता है, आप तैयारी करते रहिए, अगली सीट आपकी है, पढ़ाई करते रहें। निश्चित रूप से कोटपुतली एजुकेशन आपके पास, आपके घर, आपके द्वार तक पहुंचने वाला है आपके पॉडकास्ट के लिए। आने वाले समय के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही पॉडकास्ट आपको देखने को मिलते रहेंगे, और लगातार सपोर्ट आपका बना रहना चाहिए। थैंक यू।